फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है ज्ञान भारती के इस नए वीडियो में। और आज हम कुछ और नदियों को पढ़ के मध्य प्रदेश की नदियां वाले चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और अगले वीडियो से हम मध्य प्रदेश की जनजातियां, जो कि पीएससी में महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको लेके आएंगे और वन बाय वन हम जनजातियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसलिए आपको पीएससी प्री और मेंस दोनों में कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो मध्य प्रदेश की नदियों के आज आखिरी वीडियो में आइए हम शुरू करते हैं। आज मध्य प्रदेश की नदियाँ, बेनगंगा नदी शुरू करते हैं। उद्गम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मुंडारा गांव में स्थित रजोला ताल से। रजोला ताल गांव का नाम, मुंडारा गांव, जिला है सिवनी, मध्य प्रदेश। वेनगंगा नदी का उद्गम, जैसा कि आपने देखा, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मुंडारा गांव में स्थित रजोला ताल से। ये ताल जिस पठार में पड़ता है उसे पारसवाड़ा का पठार कहते हैं। भूगोल में हम पारसवाड़ा पठार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि वेनगंगा नदी पारसवाड़ा पठार से निकलती हैं। रजोला ताल, मुंडारा गांव और महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ, पहाड़ियों को अगर हम बात करें तो महादेव पहाड़ियाँ और पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा मेकल की पर्वत श्रृंखला में महादेव की पहाड़ियाँ, ये हमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं विलय कहाँ होता है। विलय होता है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के चपराला में। गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र, चपराला जो एरिया पड़ता है, और में वर्धा नदी में जाके वेनगंगा नदी मिल जाती हैं। तो वेनगंगा नदी का संगम कहाँ होता है? गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र प्रदेश है और जाके वर्धा नदी में वो मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं लंबाई है 596 किलोमीटर, 596 किलोमीटर। प्रवाह की दिशा शुरुआत में उत्तर पूर्व की ओर होती है और उसके बाद नदी जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती हैं और उसके बाद दक्षिण पूर्व की दिशा में जाके वर्धा नदी में महाराष्ट्र में ये मिल जाती हैं। इसके बाद देखते हैं बांध कौन कौन से पड़ते हैं। दो महत्वपूर्ण बांध पड़ते हैं, ध्यान देंगे। एक तो धूती बांध है। धूती बांध बालाघाट जिले के लामता के पास वेनगंगा नदी पर बांध है। बांध का निर्माण 1923 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज हैटियर ने कराया था। काफ़ी पुराना बांध है, 1923 का बांध है। और इससे जुड़ा एक और जीके है कि सबसे पुरानी जो नहर है वो कहाँ से निकली थी, तो उसका जवाब भी यही है कि धूती बांध से 1923 में जो नहर निकली थी वो मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर मानी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, धूती बांध जो कि बालाघाट जिले में पड़ता है। उसके बाद दूसरा है संजय सरोवर बांध। संजय सरोवर बांध, इसे भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है। यह सिवनी जिले के छपारा में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, बेनगंगा नदी पर स्थित है। भीमगढ़ भी कहा जाता है और दूसरा नाम जो है वो संजय सरोवर बांध है। तो इन दोनों बांध के बारे में हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। इसे मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। ध्यान देंगे, वेनगंगा नदी को मध्य भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसे वृद्ध या पुरानी गंगा भी कहा जाता है। वृद्ध या पुरानी गंगा भी वेनगंगा नदी को कहा जाता है। बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सिवनी और बालाघाट जिलों में बहती हैं। ध्यान देंगे, सिवनी और बालाघाट जिला। सिवनी जहाँ पे इनका उद्गम होता है और बालाघाट होते हुए फिर ये महाराष्ट्र में चली जाती हैं। वेनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। प्राणहिता नदी आगे जाकर तेलंगाना के कालेश्वर में गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पहले से चला आ रहा है। आप कोई भी पुरानी एमपीजीके उठा के देख लें, आपको प्राणहिता नाम जरूर मिलेगा। तो वेनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, फिर उन्हें प्राणहिता नदी कहते हैं। और वो प्राणहिता नदी आगे जाके तेलंगाना में गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। रुडयार्ड किपलिंग की विश्व प्रसिद्ध किताब द जंगल बुक। ध्यान देंगे, द जंगल बुक, आपने जंगल बुक और मोगली के बारे में ज़रूर सुना होगा। उस बुक के राइटर है रुडयार्ड किपलिंग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक, जो किताब का नाम है। और द सेकंड जंगल बुक जो आई थी 1894 और 1895 में, मोगली की कहानियाँ और वेनगंगा नदी का जिक्र है। तो रुडयार्ड किपलिंग और द जंगल बुक मोगली से जुड़ी हुई हैं। दो किताबें आई थी, द जंगल बुक और द सेकंड जंगल बुक। और ये कहानियाँ जो हैं उसमें वेनगंगा नदी का जिक्र है और ये कहानियाँ जो है वो मोगली, इनमें मेन जो कैरेक्टर रहता है वो मोगली रहता है। एक छोटा बच्चा रहता है जो जंगल में खो जाता है, फिर जंगल के जानवरों के साथ कैसा वो सामंजस्य बनाता है और अपना सर्वाइवल करता है, इसकी कहानी है। आप लोगों ने कार्टून या किताब के माध्यम से ज़रूर द जंगल बुक के बारे में पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, वेनगंगा का शाब्दिक अर्थ है पानी का तीर। ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे।
वेनगंगा का शाब्दिक अर्थ है पानी का तीर। राज्य की पहली नहर 1923 में वेनगंगा नहर थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। धूती बांध जो कि वेनगंगा नदी पर बना है बालाघाट जिले में, और उसी की जो नहर है वो 1923 में, जो कि मध्य प्रदेश की पहली नहर वेनगंगा की नहर कहलाती है। उसके बाद देखते हैं भंवर, सहकारी, सारथी, चुनई, कन्हान, पेच, वर्धा, बाघ, बावनथड़ी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन नदियों के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो आइए हम जानते हैं वर्धा नदी के बारे में। इसके पहले आपने वेनगंगा नदी के बारे में पढ़ा। वेनगंगा नदी का विलय जो है वो वर्धा में होता है, और वर्धा का विलय जो है वो वेनगंगा में होता है। उन दोनों का जो संगम है वो प्राणहिता कहलाता है, और वहाँ से प्राणहिता नदी आगे निकलती है, जो कि जाके तेलंगाना में गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। तो हम जानते हैं वर्धा नदी के बारे में। तो उद्गम होता है बैतूल जिले के मुल्ताई कस्बे के खैरवानी गांव के पास वर्धन शिखर से। बैतूल जिला वो निकलती हैं सिवली जिले से वेनगंगा, और वर्धा निकलती है बैतूल जिले से। मुल्ताई कस्बे के खैरवानी गांव के पास वर्धन शिखर, ऊंचाई 811 मीटर, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद विलय महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के चपराला में वेनगंगा नदी में। तो वेनगंगा नदी और वर्धा का संगम जो होता है वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के चपराला में होता है, और वहाँ से ये नदी दोनों मिल के और प्राणहिता के नाम से आगे बहती हैं और जाके गोदावरी नदी में मिल जाती हैं तेलंगाना में। लंबाई है 528 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में मात्र 32 किलोमीटर ये बहती हैं, और इसके अलावा अपना पूरा चक्र जो है वो महाराष्ट्र में पूरा करती हैं। बांध अपर वर्धा बांध, नल दमयंती बांध के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ध्यान देंगे। बांध अपर वर्धा बांध, नल दमयंती बांध महाराष्ट्र के अमरावती जिले में है। मध्य प्रदेश में चूंकि इनकी लंबाई काफ़ी कम है, इसलिए मध्य प्रदेश में कोई बांध नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं वर्धा नदी के बारे में। वर्धा नदी का मध्य प्रदेश में सिर्फ बैतूल जिले में बहती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया लंबाई काफ़ी कम है, लगभग 32 किलोमीटर, तो सिर्फ बैतूल जिले में ये बहती हैं। पंचधारा जलप्रपात महाराष्ट्र के वर्धा जिले में वर्धा नदी पर स्थित है। पंचधारा जलप्रपात को ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में वर्धा नदी पर बनता है। वेनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। प्राणहिता नदी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बहुत जरूरी है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे प्राणहिता के बारे में। वेनगंगा और वर्धा का जो संगम है वो दोनों मिल जाती हैं जहाँ, वहाँ प्राणहिता कहलाता है। प्राणहिता के नाम से ही ये फिर आगे बढ़ती हैं। आगे देखते हैं पैनगंगा प्रमुख सहायक नदी है, उपनदी है। पैनगंगा किसकी? वर्धा नदी की प्रमुख उप सहायक नदी है पैनगंगा, ये हमें ध्यान रखना है। और आइए अब जानते हैं अपनी अगली नदी के बारे में, जो कि है कान्हान नदी। कान्हान नदी उद्गम होता है छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव तहसील के दमुआ गांव से। छिंदवाड़ा जिला, इसके पहले वेनगंगा निकलती हैं सिवनी से, वर्धा निकलती हैं बैतूल से, और अब कान्हान नदी निकलती हैं छिंदवाड़ा से। तो छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव तहसील के दमुआ गांव से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये यहाँ पड़ती है, और विलय होता है महाराष्ट्र के भंडारा जिले के गोड़ी पिपरी कस्बे के पास वेनगंगा नदी में। तो वेनगंगा में हमने देखा था कान्हान नदी प्रमुख सहायक नदियों में थी, तो वही कान्हान नदी जो कि जिनका विलय होता है वेनगंगा नदी में महाराष्ट्र के भंडारा जिले के गोड़ी पिपरी कस्बे के पास। लंबाई है 275 किलोमीटर। अब आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में नदी के। पेंच नदी इस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पेंच नदी का भी आपने नाम बहुत सुना होगा, पेंच टाइगर रिजर्व पेंच नदी। तो पेंच नदी कान्हान नदी की प्रमुख सहायक नदी है, और कान्हान नदी वेनगंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी वेनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो वेनगंगा के दाहिने तट से जुड़ती है। ये जुड़ती है दाहिने तट से, और सबसे बड़ी सहायक नदी वेनगंगा की है। रेत खनन गतिविधियां इस नदी की एक बड़ी समस्या है। रेत खनन गतिविधियों के कारण ये नदी कई बार सुर्खियों में रहती है, और सबसे बड़ी समस्या वेनगंगा की कान्हान नदी की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रेत खनन की इस समय बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद देखते हैं इस नदी बेसिन के किनारे कई कोयला खदानें महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं पड़ती, लेकिन महाराष्ट्र में कई कोयला खदानें जो हैं इस नदी के तट पर महाराष्ट्र में पड़ती हैं। जाम नदी, कोलार, नाग आदि सहायक नदियां हैं कान्हान की। तो ये छोटा सा ब्यौरा जिक्र जो है वो कान्हान नदी के बारे में, जो कि वेनगंगा की सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है, और दाहिने तट से वेनगंगा में मिलती हैं। और वेनगंगा और इसी तरह कान्हान की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो पेंच है, जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं पेंच नदी के बारे में। पेंच नदी जो कि कान्हान नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पेंच नदी उद्गम होता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव तहसील के मुत्तोर गांव से।
जो नारदेव तहसील से कन्हा नदी भी निकलती हैं, लेकिन वो दमुआ गांव से निकलती हैं और ये निकलती हैं मुत्तौर गांव से, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी हिस्सा। इसके बाद विलय देखते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कामठी के पास कन्हान नदी में। जैसा कि मैंने बताया, कन्हान की सबसे बड़ी सहायक नदी है पेंच नदी, लंबाई 197 किलोमीटर है और 2 महत्वपूर्ण बांध इन पर बनते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। बांध एक है माचागोरा बांध, छिंदवाड़ा जिले की चौराई तहसील में ग्राम माचागोरा में प्रारंभ 2017 में हुआ। छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों को इसके पानी का फ़ायदा जो है वो मिलता है सिंचाई के लिए। उसके अलावा तोतला डोह बांध महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक में प्रारंभ 1989। तोतला डोह बांध, इस बांध का बहुत ज़्यादा महत्व है। तोतला डोह बांध जो कि नागपुर जिले के रामटेक में पड़ता है। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश में यह नदी छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में बहती है। 2 जिलों में, छिंदवाड़ा जहाँ से इनका उद्गम होता है, और उसके अलावा सिवनी जिले में भी ये बहती हैं। कुलबेहरा नदी प्रमुख सहायक नदी है। सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसी नदी के नाम के कारण पड़ा है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच नदी के कारण पड़ा है क्योंकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी निकलती हैं। और दूसरा, जब हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच नदी के नाम पर ही पड़ा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी कहा जाता है। मोगली लैंड यहीं पर है, जिसकी हमने बात पहले भी की थी जब हम बेनगंगा नदी पढ़ रहे थे। तो जो बेसिकली मोगली लैंड है, तो मोगली लैंड ये जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान या पेंच दोनों एक ही हैं, उसे ही मोगली लैंड कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। और आइए अब जानते हैं अपनी अगली नदी के बारे में, जो कि है जाम नदी, और ये कन्हा नदी की सहायक नदी है। कन्हा नदी की सहायक नदी में हमने जाम नदी को पढ़ा है। तो आइए जानते हैं जाम नदी। उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चिल्हाटी गांव से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चिल्हाटी गांव से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऊंचाई 762 मीटर की ऊंचाई पर इनका उद्गम होता है। विलय होता है पादोना जिले की सौंसर तहसील के लोधी खेड़ा के पास रजदी बोर गांव में कन्हान नदी में। जैसा कि मैंने आपको बताया, कन्हान की प्रमुख सहायक नदी हैं और इनका विलय कहाँ होता है? पादोना जिला जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर नया जिला बना है। तो पादोना जिला की सौंसर तहसील के लोधी खेड़ा के पास रजदी बोर गांव में कन्हान नदी में जाम नदी मिल जाती हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में ध्यान देंगे। घोघरा जलप्रपात इसी नदी पर बना है, प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। घोघरा जलप्रपात एक जलप्रपात जो कि जाम नदी पर है, बहुत प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है यह नदी छिंदवाड़ा, सिवनी, पादोना जिलों में बहती है। सर्पिनी प्रमुख सहायक नदी है, जाम की सर्पिनी प्रमुख सहायक नदी है। और अब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जाम नदी के बारे में बिल्कुल बारीकी से ध्यान देंगे। विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन हर साल भादो मास में पादोना में जाम नदी के तट पर होता है। तो ध्यान देंगे, जो कि जीके में पहले छिंदवाड़ा जिले का नाम आया करता था, अब छिंदवाड़ा से पादोना के अलग हो जाने और अलग जिला बन जाने के कारण जो गोटमार मेला है उसका आयोजन अगर पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा पादोना जिला। और कौन सी नदी है? तो वो है जाम नदी। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और आइए अब जानते हैं माही नदी के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की। माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील के भोपावर मिंडा गांव से। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ऊंचाई 500 मीटर, तो 500 मीटर की ऊंचाई विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से इनका उद्गम होता है। धार जिले की सरदारपुर तहसील, ध्यान रखना है। इसके बाद विलय होता है गुजरात के आनंद जिले में खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर का हिस्सा है, तो अरब सागर पूछा जाए या खंभात की खाड़ी पूछा जाए, हमें दोनों चीज़ याद रखना है। तो विलय होता है गुजरात में आनंद जिले में खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। लंबाई है 583 किलोमीटर। प्रवाह की दिशा है पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख 5-6 नदियों में से एक नदी ये भी है मेन नदी माही नदी। और पश्चिम की ओर 2 और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया है, पहले से हमने पढ़ा हुआ है। एक थी नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, और दूसरी जो मैंने पढ़ाई थी वो है ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, जिन दोनों का प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर है। और तीसरी नदी जो हम पढ़ रहे हैं वो है माही नदी, ये भी पश्चिम की ओर ही बहती हैं और जाके अरब सागर में खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती हैं, मिल जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है, तीसरी नदी जो हमने पढ़ी है नर्मदा, ताप्ती और अब माही, जो कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। अन्य नाम है
बांगड़ नदी, कंठाल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ध्यान रखेंगे वागड़ या कंठाल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा इनके प्रमुख नाम है। एक और नाम है इनका, एक और महत्वपूर्ण नाम है आदिवासियों की गंगा। तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, हम ध्यान रखेंगे। दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा और कंठाल की गंगा, इन तीनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ये माही नदी के बहुत पॉपुलर अन्य नाम हैं। इसके बाद हम देखते हैं बांध, एक है कनाड़ा बांध, कांदड़ा बांध, जो कि गुजरात के माही सागर जिले में माही नदी पर स्थित है। प्रारंभ 1989 में जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए ये बांध जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है माही परियोजना, माही नदी पर स्थित भारत की प्रमुख अंतर्राज्यीय परियोजना है। इसे जमुना लाल बजाज परियोजना या बजाज सागर परियोजना भी कहा जाता है। जमुना लाल बजाज जो कि गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते थे, आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, गांधी जी के प्रमुख अनुयायी रहे हैं ये, उन्हीं के नाम पर जमुना लाल बजाज परियोजना भी इसे कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है माही परियोजना। अन्य नाम इसका है जमुना लाल बजाज या बजाज सागर परियोजना। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, इन्हें आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, कर्क रेखा को ये 2 बार काटती हैं, भारत की एकमात्र ऐसी नदी है। कर्क रेखा जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच निकलती है, उसके बारे में उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, उनको कैसे याद रखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कभी नहीं भूलेगा। तो उस कर्क रेखा को माही नदी जो है भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 2 बार काटती हैं। इसके बाद देखते हैं सोम, जाखम, बनास, चाप, मोरन प्रमुख सहायक नदियां हैं। माही नदी द्वारा जमा गाद से खंभात की खाड़ी छिछली हो गई है, जिससे कई बड़े बंदरगाह बंद हो गए हैं। ये समस्या जो है वो माही नदी के साथ है कि जो ये गाद लेके जाती हैं उसको वहाँ जमा करती है, उससे वहाँ की जो सरफेस है वो छिछली हो गई है। छिछले होने के कारण वहाँ पे कई प्राकृतिक बंदरगाह जो हैं उन्हें बंद करना पड़ा है। और आइए अब अंत में जानते हैं कुछ और नदियों के बारे में जो कि सिंगल लाइन फैक्ट के हिसाब से महत्वपूर्ण है, उनसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें उन्हें भी नहीं छोड़ना है। बहुत छोटे छोटे मैंने नदियों के बारे में बताया है, समझ लेंगे। पहली है मान नदी। मान नदी धार जिले से निकलती है, लंबाई 89 किलोमीटर है, नर्मदा की सहायक नदी है मान नदी। और मान परियोजना जो कि 2006 में स्टार्ट हुई है, मान परियोजना जीराबाद में मान नदी पर है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। दूसरी जामनी नदी सागर जिले से निकलती है, लंबाई 201 किलोमीटर, ओरछा के पास बेतवा नदी में मिल जाती है जामनी नदी। इसके बाद कान्ह नदी। कान्ह नदी इंदौर के निकट उमरिया ग्राम से निकलती हैं, खान या ख्याता भी इन्हें कहा जाता है। कान्ह, खान का ही अपभ्रंश कान्ह हो गया है। इंदौर की जीवन रेखा क्षिप्रा नदी में इनका विलय होता है। किसी जमाने में कान्ह नदी को इंदौर की जीवन रेखा कहा जाता है, परंतु अब ये बहुत सक्रिय हो गई हैं, नाले के रूप में तब्दील हो गई हैं। इनके संरक्षण की बहुत आवश्यकता इंदौर में है। तो कान्ह नदी जिन्हें किसी ज़माने में इंदौर की जीवन रेखा कहा जाता था, क्षिप्रा नदी में जाकर मिल जाती हैं। उसके बाद दसान नदी रायसेन से निकलती है, लंबाई 352 किलोमीटर, इसे दरसाण नदी भी कहा जाता है। दरसाण नदी महाभारत के विराट पर्व में नकुल विजय जब हुई है महाभारत के विराट पर्व में, वहाँ पर दसाण नदी का जिक्र हमें मिलता है, तो ध्यान देंगे। धसान को दरसाण भी कहा जाता है और दरसाण नदी बाद में धसान में परिवर्तित हो गई, अपभ्रंश होते 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 वो धसान हो गया। धसान भी तो देखेंगे रायसेन से निकलती है, लंबाई 352 किलोमीटर। दरसाण महाभारत के विराट पर्व में नकुल विजय में दरसाण नदी का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं प्रसिद्ध धामौनी किला। धामौनी उर्स इसी नदी के किनारे स्थित है। धामौनी जो कि सागर से 30-35 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में पड़ता है, धामौनी का विशाल किला। और धामौनी किले में ही धामौनी किले के परिसर में ही धामौनी उर्स का आयोजन भारत में बहुत प्रसिद्ध है। धामौनी उर्स का जो आयोजन है प्रतिवर्ष किया जाता है दसान नदी के किनारे ही। वहीं पर दसान नदी किले के पीछे से 2 धाराओं में बढ़ती है और आगे जाके फिर मिल जाती हैं, किनारे होता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है दसान नदी को। विलय बेतवा नदी में झांसी के पास, तो झांसी के पास बेतवा नदी में मिल जाती है दसान नदी। आगे बढ़ते हैं बीना नदी। सागर से निकलती हैं, प्राचीन नगर एरण इसी नदी के तट पर है। एरण से जुड़े कई सवाल और कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको रखनी चाहिए, कुछ आपको पता भी होंगी। एरण का एक प्रश्न आता है कि सती प्रथा का पहला प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, जिसका जवाब है
एरण के एक अभिलेख में सती प्रथा के का जिक्र जो है वो किया गया है और उसमें बहुत सारी डिटेल में चीज़ें लिखी गई, कैसे हुआ, उनके पति कौन थे, कैसे मरे और सती प्रथा का आयोजन वहाँ किया गया। तो एरण हमें सती प्रथा के पहले प्रमाण के रूप में भी याद रखना है। दूसरा, बीना नदी जो कि सागर से निकलती हैं और एरण जो है प्राचीन ऐतिहासिक नगरी एरण जो है वो बीना नदी के किनारे है। राहतगढ़ का प्रसिद्ध किला तथा राहतगढ़ वाटरफॉल भी इसी नदी के तट पर है। तो बीना नदी राहतगढ़ से निकलती हैं। राहतगढ़ ऐतिहासिक नगरी, राहतगढ़ आज़ादी की लड़ाई में राहतगढ़ किले का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध किला है राहतगढ़ का। तो उस किले, वो किला और राहतगढ़ जो है वो बीना नदी के किनारे स्थित है। आल्हा उदल के लोक काव्य में नदी का जिक्र है, बेतवा नदी में मिल जाती है। तो विलय होता है बेतवा नदी में और आल्हा और उदल के लोक काव्य में बीना नदी का जिक्र किया गया है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बीहर नदी सतना जिले के अमरपाटन से निकलती हैं। बीहर नदी रीवा जिले के बीचों बीच निकलती हैं। रीवा का प्रसिद्ध किला बीहर और विषया नदी के संगम पर है। विषया आती है, बीहर आती है, उनका संगम होता है और वो फिर बीहर नदी के रूप में आगे बढ़ती है। उसके किनारे रीवा का प्रसिद्ध किला, ऐतिहासिक किला रीवा का इसी बीहर नदी के किनारे स्थित है। साथ ही मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी नदी पर है। पहले चचाई को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था, परंतु नई गाइडलाइन और नए सिरे से जब जानकारी ये है कि अब सबसे ऊंचा जलप्रपात मध्य प्रदेश का जो है वो चचाई जलप्रपात नहीं है, बल्कि दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि बीहर नदी पर बना है। सबसे ऊंचा जलप्रपात ओड्डा नदी पर रीवा में ही और बहुती के नाम से जाना जाता है, जो कि ओड्डा नदी पर है और इसकी ऊंचाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बीहर नदी पर बने चचाई जलप्रपात से, जो कि 132 मीटर है और वो लगभग 160-165 मीटर ऊंचा है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो हमें ध्यान रखना है कि बीहर नदी के किनारे रीवा का ऐतिहासिक किला है। बीहर नदी का उद्गम सतना के अमरपाटन से होता है और बीहर नदी पर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात बनता है और बीहर नदी का विलय जो है वो तमस नदी में हो जाता है। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। हाँ, तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की नदियों की सीरीज जो है वो ख़त्म होती है आज से और मुझे आशा है कि आपने काफ़ी गंभीरता से इसे पढ़ा होगा। ना नहीं पढ़ा होगा तो आप इसे पढ़िए, कोशिश करिए कि और भी जानकारी जो आपको मुझसे मिल सके आप उसे बटोरें और अपने नोट्स में उन्हें दर्ज करें। कमेंट्स के माध्यम से मुझे भी बताएं। मैंने प्रयास किया है कि एक भी चीज़ जो है, एक भी सटीक जानकारी जो है नदियों के बारे में, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में छूटने ना पाए और कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना होने पाए। आगे के वीडियो में मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में हम जानेंगे A to Z, शुरू से लेके आखिरी तक, एक करके हर जनजाति के बारे में। MPPSC के मेंस और प्री दोनों की प्रिपरेशन के हिसाब से मटेरियल को तैयार करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अध्ययन करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। नमस्कार।